भारत सरकार के कोयला एवं खान राज्य मंत्री व राज्यसभा सांसद माननीय सतीश चंद्र दुबे से जब संवाददाता ने आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल पूछा कि ब्राह्मण समाज के नाम पर राजनीति तो की जाती है, पहले से भी कई लोग विभिन्न पदों को सुशोभित कर चुके हैं और कुछ लोग वर्तमान भी पद को सुशोभित कर रहे हैं, लेकिन अभी जो स्थिति है उसमें अधिकांश विरासत की राजनीति की जाती है, लेकिन धरातल पर कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता नहीं दी जाती है और ब्राह्मण समाज की स्थिति आज बद से बेहतर हो रही है। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? तब माननीय मंत्री ने संवाददाता द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि ऐसा क्यों बोलते हैं कि बद से बदतर होते जा रहा है। इतिहास गवाह है कि ब्राह्मण समाज सनातन धर्म का रक्षक रहा है और जब अंग्रेज की शासन था और उसके पहले भी शासन था मुगल और अकबर का, उस समय भी बहुतों पर अत्याचार करके धर्म परिवर्तन किया गया, लेकिन एक ब्राह्मण का नाम बता दीजिए कि धर्म परिवर्तन किया हो तो गुलामी लिख देंगे। ऐसा कभी नहीं हुआ। ब्राह्मण अपने स्वाभिमान के साथ जीता है, अपने बद से बदतर नहीं है। आज भी अपने स्वाभिमान के साथ जी रहा है और हाँ, थोड़ी सी समय की परिस्थितियों का झुकाव होता ही है। कभी आपको याद नहीं है उस दिन लालू जी ने कहा था मंच से कि भूरा बाल साफ करो, तो छोटी छोटी जब पार्टी आती है तो अपने तरीका से पार्टियों को सेंटने के लिए योजनाबद्ध तरीका से बोलते हैं। आप उसको हाईलाइटेड करके अपना राजनीतिक रोटियां सकते हैं। फिर भी शेर राजा, तो शेर से पूछे कि तुम राजा क्यों हो, तो कहता है कि मेरे पास गुण रहे या नहीं रहे, मेरे पास कर्म रहे या नहीं रहे, लेकिन मैं मानता हूं कि मैं शेर हूं और राजा हूं। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपको भी यह ताकत देना होगा कि अगर हमारे सतीश दुबे जी जो मोतिहारी से छाप छोड़े हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पास और इस विषम परिस्थिति में भी मंत्रालय लिए हैं, तो निश्चित तौर पर जंगल का राजा शेर है और उसका पोषक हम सब है। इसलिए आप सबों का बहुत बहुत अभिनंदन है, वंदन है और मंगल कामना है और बधाई है। जो सरकार है बेलगाम है, बेकंट्रोल है और उनको याद नहीं है कि भारत में भी पश्चिम बंगाल आता है और उनको बिहार की जनता से मतलब नहीं है, उनको ऑल भारत की जनता से मतलब नहीं है, उनको रोहिंग्या से मतलब है, उनको रोहिंग्या लोगों से लगाव है, इसलिए वो ऐसा करते हैं। तो क्या बंगाल की स्थिति राष्ट्रपति शासन लागू करने लायक बन गई है, क्या आप मानते हैं? परिस्थिति का इंतजार करिए, ऐसा भी हो सकता है। लोकतंत्र में 4 स्तंभ माने जाते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और पत्रकारिता। 3 स्तंभों को सारी सुख सुविधाएं मौजूद होती है, लेकिन पत्रकारों की सिर्फ धमकी मिलती है या हत्या कई लोगों की कर दी गई, लेकिन अभी तक कोई निराकरण नहीं निकला। ऐसा नहीं है कि अगर किसी की हत्या होती है तो उसका निराकरण नहीं होता और परिस्थिति के हिसाब से सब काम होती है। आने वाले दिन में के लिए भी कुछ अच्छा होगा। केंद्र सरकार द्वारा खास करके औरंगाबाद और गया में एक ब्लॉक में पोटास के लिए, तो लेकिन वो अभी तक नहीं, तो कब आप स्वीकृति दिला सकेंगे? जस्ट कुछ दिन पहले उसका निपटा हुआ था, निपटा अलाउड कर दिया गया है और कोई भी माइन का काम करने के लिए, माइंस का काम करने के लिए उसका एसेट तैयार करना पड़ता है। उसमें एक समय सीमा होता है, जब एसेट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद माइनिंग का काम शुरू हो जाएगा। कोयले के भंडार में निरंतर कमी आ रही है और ऊर्जा के मामले में कोयले पर ही निर्भरता है, तो वैकल्पिक ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास चल रहे हैं? और अभी भारत में कितने कोयले का भंडार उपलब्ध है, कितने साल तक कोयला पर आधारित ईंधन चल रहा है? अभी हमारे यहाँ भारत में कोयला का कमी नहीं है, रोज नए जहाँ सर्वे हो रहा है, सर्वे में कोयला का खदान मिल रहा है और साथ साथ इसका वैकल्पिक व्यवस्था की आपने जो कहा, आदरणीय मोदी जी का लक्ष्य है कि हर घर पे हम सौर ऊर्जा प्लांट लगा के इतना सौर की ऊर्जा का हम व्यवस्था करेंगे कि अगर कोई घर वाला के खपत से ज़्यादा ऊर्जा होता है तो बेच भी सकते। अल्टरनेट की व्यवस्था सौर ऊर्जा प्लांट लगा के हम लोग कर रहे हैं। ब्राह्मण समाज के नाम पर राजनीति की जाती है। पहले से भी जो है काफ़ी लोग सुशोभित कर चुके हैं पद को और अभी भी सुशोभित कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन जो है ये आपको विरासत की राजनीति की जाती है और जो धरातल पर कार्य करने वाले होते हैं उनको प्राथमिकता नहीं दी जाती है और ब्राह्मण समाज की स्थिति आज बद से बदतर हो रही है। ऐसा क्यों बोलते हैं कि बद से बदतर होते जा रहा है? इतिहास गवाह है कि ब्राह्मण सनातन धर्म का रक्षक रहा है और
जब अंग्रेज के शासन था, उसके पहले भी शासन था मुगल और अकबर का, उस समय भी बहुतों पर अत्याचार करके धर्म परिवर्तन किया गया। लेकिन एक ब्राह्मण का नाम बता दीजिए जो धर्म परिवर्तन किया हो तो गुलामी लिखता है। ऐसा कभी नहीं हुआ। ब्राह्मण अपने स्वाभिमान के साथ जीता है, अपने पद से बदतर नहीं है, अपने आज भी स्वाभिमान के साथ जी रहा है। हाँ, थोड़ी सी समय की परिस्थितियाँ की बदलाव होती है। अभी आपको याद करिए उस दिन को लालू जी ने कहा था किसी मंच से कि मीराबाल साहब, तो छोटी छोटी जब पार्टियाँ आती हैं अपनी राजनीति को सीखने की योजनाबद्ध तरीका से बोलते हैं और उसको हाईलाइटेड करके अपना राजनीतिक वोटियाँ सीखते हैं। बिहार के छात्रों पर दूसरे राज्यों में लगातार हमले हो रहे हैं। अभी ताज़ा हमला बंगाल में हुआ है। देखिए, तो हमले नहीं हो, जब 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 क्षेत्रीय दल और कोई मना भी नहीं कर सकता। अपनी श्रद्धा है, अपनी भावना है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं और प्रमाण के साथ कह सकता हूं कि जब अकबर आए, बाबर आए, मुगल आए, तमाम का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया। लेकिन एक ब्राह्मण का इतिहास बता दीजिए जो जबरदस्ती उसका धर्म परिवर्तन कराया गया। आपके भारत में ही ऐसे लोग हैं जिनके पूर्वजों के द्वारा जबरदस्ती, अंग्रेजों के द्वारा जबरदस्ती या मुगल शासक के द्वारा, अंग्रेज नहीं, मुगल शासकों के द्वारा या अकबर के द्वारा, अतिताई राजाओं के द्वारा आपके धर्म का परिवर्तन कराया गया। ये भी देखिएगा तो ब्राह्मण की संख्या कम नहीं है। हम अगली पंक्ति में लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहे हैं। पंडित राजकुमार शुक्ला नहीं होते तो चंपारण में गांधी जी नहीं आए होते। पंडित राजकुमार शुक्ला जी ने लगातार प्रयास किया, तब गांधी जी का चंपारण रवाना हुआ और चंपारण से सत्याग्रह की लड़ाई शुरू हुई। वही मेरे घर से 20 किलोमीटर की दूरी पे है विद्यालय आश्रम। तब अंग्रेजों से मुक्ति मिली है। इतिहास का पन्ना पलट के जब देखिएगा तो कहीं से हम कम नहीं है और हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के समय में हम एक मुश्त वोट दिए कांग्रेस को, लगातार शासन किया इस देश के अंदर, और जब जरूरत पड़ा हमने अटल जी के नेतृत्व को देखा, हमने अटल जी पर भरोसा किया तो भारतीय जनता पार्टी के अधीन आए और आज भारतीय जनता पार्टी भी देश को मजबूत करने में लगी है। और भाजपा के घर में जाकर देखिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कौन थे, उनका सोच क्या था। जनसंघ के स्थापना काल में जनसंघ के थिंक टैंक्स के रूप में पंडित दीनदयाल उपाध्याय को जाना जाता था। पुस्तक है जिसमें एक शब्द लिखा गया था कि समाज के पिछले पंक्ति में जो विकास की किरणें पहुंच जाए तब समझिए कि भारत विकसित हो रहा है। और आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस कथनी को शब्द में परिवर्तन करके दिखाया था, अंत्योदय कार्ड देकर। आज सनातन धर्म की बात करते हैं। अगर भाजपा नहीं रहेगा तो सनातन धर्म को कोई बचा नहीं सकता है।
क्योंकि इतिहास गवाह है। आडवाणी जी की गिरफ्तारी कहां हुई थी, किस काम के लिए निकले थे? क्या उनका अपना व्यक्तिगत काम था? क्या अपना कोई व्यक्तिगत योजनाबद्ध तरीका से निकले थे? राम मंदिर बनवाने के लिए निकले थे। उनकी अरेस्टिंग कहां हुई? बिहार में। और जब मंदिर पर कार सेवकों ने चढ़ा तो गोली किसने चलवाया? मुलायम सिंह की सरकार ने चलवाया। क्यों चलवाया? क्योंकि उनको तुष्टीकरण की राजनीति में मंशा था। उनको एक वर्ग का वोट लेना था। करोड़ों लोगों की जो समुदाय है जिनकी आस्था डिपेंड करती थी उस मंदिर पर, उस आस्था से उनको मतलब नहीं था। उनको उत्तर प्रदेश की कुर्सी मुख्यमंत्री का संभालना। आदरणीय, जब देश का एक चाय बेचने वाला का बेटा, एक अति पिछड़ा का बेटा, एक गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री बनता है तो करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र भगवान राम का मंदिर का शिलान्यास भी होता है और उद्घाटन भी होता है। उतना ही नहीं, आपका विरासत है, सनातन का विरासत है। काशी विश्वनाथ की बाबा की नगरी, उज्जैन की नगरी, तब भी लोगों को तकलीफ होती है। अगर कांग्रेस सोची होती तो आज वाक बोर्ड पर युद्ध नहीं होता बिहार के अंदर, भारत के अंदर विरोध नहीं होता। होता क्या? अभी मैंने गया था, एक पूर्व अध्यक्ष जी ने बहुत अच्छा बात रखा कि जब देश का बंटवारा हुआ तो कुछ मुस्लिम भाई लोग पाकिस्तान गया और कुछ हिंदू भाई लोग वहां से यहां आया। तो यहां से जो लोग गया हिंदू के जमीन तो वहां बस गया, उनको दे दी थी वहां की सरकार। लेकिन भारत की सरकार वहां से जो लोग हिंदू आए बच के आया तो डेढ़ बड़ी बहुत ज्यादा, लेकिन जो बच के आए उनको जमीन नहीं दिया गया। वाक बोर्ड को समय रखते जमीन दे दिया गया। आज वाक बोर्ड देश के लिए खतरा है भाइयों, सनातन के लिए खतरा है, इस देश के लिए खतरा है। कल कोई फर्जीवाड़ा आके और अन्नावाद को घोषित करने की वाक बोर्ड का जमीन है तो आप जाके भी उससे मुक्त नहीं करा पाएंगे। अगर आज संशोधन की बात होती है तो चाहे सपा हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे वामपंथी लोग हो, या जितने देश के अंदर क्षेत्रीय दल है या एनडीए गठबंधन के समर्थक हैं, आज वो विरोध कर रहे हैं। इसका एक ही लालच है उन लोगों को कि एक समुदाय, एक वर्ग को कोस चाहिए। भारत का विरासत, भारत की संस्कृति, भारत की संस्कार सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा इससे उनको मतलब नहीं है। अगर इन कांग्रेसियों को मतलब होता भारत की संस्कृति और भारत की विरासत से तो भगवान राम का मंदिर भाई नरेंद्र मोदी को नहीं बनवाना पड़ता, बहुत पहले बनवा दिए होते। आज कहने में मुझे कहीं शंका नहीं है कि 2024 और 25 के बजट में आदरणीय मोदी जी ने जब बिहार को विशेष पैकेज दिया इन कांग्रेसियों को भी तकलीफ होती है। कांग्रेस नहीं थे
बड़ी संख्या में स्कूलों में टॉयलेट का निर्माण कराया है। ये सरकार की प्राथमिकता में नहीं। रेलवे स्टेशनों पर हम लोग जाते थे, पहले गंदगी मिलती थी, अब वही चीज काफी परिवर्तित हो गया है इस अभियान से। मैं बच्चों से अनुरोध करूंगा, आप लोग बैठ जाइए। दूंगा हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रम दान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं ना गंदगी करूंगा, ना किसी और को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। मैं यह मानता हूं कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं उसका कारण यह कि वहां के नागरिक गंदगी नहीं करते हैं और न ही होने देते हैं। इस विचार के साथ मैं गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। मैं आज जो शपथ ले रहा हूं वह अन्य 100 व्यक्तियों को भी कराऊंगा। वे भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे दें। इसके लिए प्रयास करूंगा। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत देश को संस्कार स्वच्छता। हम सभी पूरी तरह से वाकिफ हैं कि स्वच्छता ही सेवा है। स्वच्छ रखना अपने वातावरण को, अपने घर को, अपने चारों को अति आवश्यक है। अभी हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण सुना। उन्होंने इसकी कितनी आवश्यकता है बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बड़ी बातें हम लोग को बताई। भारत सरकार के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन प्रारंभ किया गया। बिहार सरकार के द्वारा लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान प्रारंभ किया गया। इसके तहत बड़ी संख्या में शौचालयों का निर्माण किया गया। जब सरकार की योजना चली शौचालय का सम्मान, शौचालय का निर्माण, घर का सम्मान, 7 निश्चय एक के तहत बड़े पैमाने पर न केवल इंडिविजुअल टॉयलेट्स का निर्माण कराया गया, साथ ही सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया। हम लोगों की हालत थी, गांव के लोगों की हालत थी खुले में शौच करने की। इस स्कीम के बाद एक पैरामीटर बनाया गया ODF, ओरल डिस्इंफेक्शन फ्री। मतलब हम अपने आसपास के जगहों को ODF से फ्री रखें, OD से फ्री रखें, मतलब कहीं बाहर में शौच ना करें। इससे काफ़ी अच्छे परिणाम निकले। लोग बाहर में जाने से अपने आप को रोकने लगे। शुरू में थोड़ी दिक्कतें आई, जब जागरूकता फैल गई तब लोगों को इसका महत्व समझ में आया। अपनी जेब बचानी है, घर की जेब बचानी है तो घर में शौचालय का निर्माण आवश्यक। टोलों मोहल्लों में, महाचलित टोलों में बड़ी संख्या में सामुदायिक शौचालय का निर्माण